हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ ना, ये मूवी आई थी 1991 में और इसे बनाया था अजय कश्यप ने। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अनिल शर्मा। और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था अन्नू मलिक ने। और इस फिल्म के गाने लिखे थे हसरत जयपुरी ने, इकराम राजस्थानी, रानी मलिक और देव कोहली ने। और ये फिल्म जो थी ना, ये एक हॉरर ड्रामा मूवी थी। जी हाँ, मैंने अक्सर अपने चैनल पर हर तरह के सब्जेक्ट पर मैंने बात करी है, फिल्मों के बारे में मैंने बात करी है, चाहे वो कॉमेडी हो, फैमिली हो, रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो। और मैंने हॉरर फिल्मों के बारे में कम बात करी है, लेकिन करी है। लेकिन ये जो फिल्म है ना, ये वो वाली हॉरर फिल्म नहीं है जो अक्सर आप लोग दूसरी फिल्मों में देखते हो, जहाँ पर टेढ़े मेढ़े शक्लें, उलझे उलझे बाल और बड़ा गंदा सा भयंकर सा मेकअप। इनफैक्ट इस तरह की मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, ऐसे आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, आहट, द जी हॉरर शो, पता नहीं बहुत सारे हॉरर शो भी एक वक्त पे टेलीविज़न पे सैटेलाइट चैनल पर आते थे। लेकिन ये जो फिल्म थी ना, ये बिल्कुल अलग फिल्म है। नॉर्मली जो फिल्म में जो आत्माएं होती हैं वो अक्सर वाइट ड्रेसेस, वाइट पोशाकें पहनती हैं। लेकिन इस फिल्म की जो मेन लीड थी, जो आत्मा थी, उसने पीली प्लेन साड़ी पहनी हुई थी। जी हाँ, ये सबसे अलग बात थी इस फिल्म की। और इस फिल्म में जो भूत है उसको देखकर आपको कतई डर नहीं लगेगा, बल्कि उस भूत को देखकर आपको प्यार आएगा, उसके लिए बहुत बुरा भी लगेगा, और कहीं से भी उसके लिए किंचित मात्र भी कोई भाव नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपको उस आत्मा से, उस रूह से इतनी ज़्यादा हमदर्दी हो जाएगी और कि आपके आंसू जो हैं वो निकले बगैर उनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म इतनी इमोशनल है। और इस फिल्म का नाम है माँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, माँ फिल्म है। और इसमें जो है कहानी है वो बड़ी इमोशनल है। मैं इस फिल्म के बारे में आप लोगों से बात काफ़ी कारणों की वजह से कर रही हूँ। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मदर्स डे बहुत जल्द आने वाला है, तो मुझे लगा कि मैं मदर्स डे के ऊपर कोई ऐसी फ़िल्म लेकर आऊँ जो काफ़ी अलग हो। और थैंकफुली मुझे ये फ़िल्म याद आ गई, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है इस फिल्म को मुझे बिल्कुल भी याद करने की जो मुझे तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि ये मेरी बचपन की फेवरेट फ़िल्म है। हम लोग बचपन में कुछ हमारी ना ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो बड़ी ही स्पेशल होती हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वो कभी भी हमारे जहन से निकलती ही नहीं है। आप ये सोचिए कि जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी मैं बहुत छोटी थी, उसके बावजूद भी आज तक मुझे ये फ़िल्म याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मैं इस फिल्म से जुड़ गई थी, जो मुझे भी शायद पता नहीं चला था। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ वाली लड़की नहीं थी बचपन में। ऑब्वियसली आप हालातों को जब देखते हो, समझते हो, तो यकीनन आपके अंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। आपको ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के पहलू के बारे में आपको जानने को मिलता है, और ऐसे ऐसे आप मैच्योर होते जाते हो। तो मैं भी जो है मैच्योर होती गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस फिल्म को बिल्कुल नहीं भूली हूँ। और इस फिल्म का एक गाना तो आज भी मुझे याद आता है, भले ही थोड़ा सा याद आता है लेकिन आता है। ये गाना है, कुमार सानू ने गाया था, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले हैं। आप सोचिए, तब मैं बहुत छोटी थी और ये गाना बहुत आता था रेडियो पे, टीवी पर, और मुझे ये गाना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और आज भी मुझे, मतलब मेरे माइंड में, मेरे जहन में ये गाना हल्का हल्का है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मेरा लगाव होगा इस फिल्म से। और मेरी फेवरेट फिल्म भी ये थी।
हालांकि ये बहुत डिफरेंट फिल्म थी, ये बिल्कुल भी वो भूतिया फिल्म नहीं थी जो मैंने भले ही उसके बाद बहुत सारी फिल्में देखी। मैंने जुनून फिल्म भी देखी जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, राहुल रॉय जिसमें थे, जिसमें वो 12 बजे के बाद शेर बन जाते हैं। मैंने उस फिल्म के बारे में भी बात करी थी कि मैं कितना डरती थी उस फिल्म को देखकर, लेकिन इस फिल्म को देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ। मैं इमोशनल ज़रूर हुई थी लेकिन मैं डरी नहीं थी, क्योंकि कहानी ही इतनी इमोशनल है। इस फिल्म में बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार रहे हैं, जैसे कि जया प्रदा, जो साउथ की एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री थी और जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई है और अब वो पॉलिटिक्स में हैं। तो एक तरीके से उनकी बहुत ही लंबी जर्नी रही है। आई थिंक श्रीदेवी जी के बाद वही एक एक्ट्रेस थी साउथ में जिन्होंने हिंदी सिनेमा में आकर जो है काफ़ी अच्छा काम किया है। और श्रीदेवी और जया प्रदा जी ने भी साथ में काफ़ी काम भी किया है। वो बात अलग है कि जब वो साथ में काम करती थी तो इनकी इतनी बनती नहीं थी, लेकिन जब ये दोनों ही बड़ी हुई, उम्र दराज हुई, यानी कि इन्होंने ग्रो किया, मैच्योर हुई, तो फिर ऑब्वियसली फिर ये अपने आखिरी के मतलब जब श्रीदेवी जी जिंदा थी तब ये इनसे मिली थी और बहुत अच्छे से मिली थी। और डेफिनेटली जब मिली होंगी तो ये हंसी होंगी कि यार जब हम लोग यंग थे तो थोड़ा सा यंग एज में थोड़ा ईगो ज़्यादा होता है, और दोनों एक ही फिटर्निटी से है। ये भी साउथ से थी, श्रीदेवी जी भी साउथ से थी, तो एक फीमेल ईगो होता है और दोनों साउथ से निकलकर बॉलीवुड में अपना नाम बना रही हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो राइवलरी आ ही जाती है। और जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा पंप करते हैं, बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। तो खैर ये तो एक छोटी सी बात हो गई। और इस फिल्म में थे जितेंद्र, जिन्होंने 60s के दौर में जो है बॉलीवुड में अपना कदम रखा। बेसिकली जितेंद्र साहब का असली नाम रवि कपूर है। तो इन्होंने अपनी जो एक अलग पहचान बॉलीवुड में बनाई, इन्हें जंपिंग जैक के नाम से जाना जाता है। और फिर इनकी आगे की जो लेगेसी है वो चलाई एकता कपूर और तुषार कपूर ने। जी हाँ, एकता कपूर ने लेट 90s में जो है अपनी कमान एज अ प्रोड्यूसर संभाली, और उसके बाद तो एकता कपूर के सीरियल्स जो हैं वो ऐसे ऑन एयर हुए कि सन 2000 का जो दौर था वो पूरा का पूरा एकता कपूर का ही था। और आई थिंक लेट 90s के बाद जितेंद्र साहब ने कुछ फिर ज़्यादा काम बॉलीवुड में किया नहीं। सन 2008 में उन्होंने कलर्स का एक शो आता था डांसिंग क्वीन, जिसकी विनर बनी थी संभावना सेठ। उनका जो शो था वो जज किया था हेमा मालिनी के साथ में। और सन 2007 में उन्होंने झलक दिखला जा के एक सीज़न को भी जो है जज किया था, जिसमें प्राची देसाई विजेता बनी थी। तो ये कुछ इन्होंने फिर आगे जाकर मैंने तो इनको फिर किसी और ना फिल्म में काम करते हुए देखा, ना ही किसी सीरियल में आते हुए देखा है ज़्यादा। हालांकि एक वक्त था जब ये अपनी बेटी के सीरियल्स में थोड़ी बहुत स्पेशल अपीयरेंस दिखाते थे, जैसे कि सीरियल को अगर 1-2 साल हो गए तो उसके लिए बिहाइंड द सीन, और कुछ ऐसे मैंने क्लिपिंग्स देखे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में। तो एक इनका भी गोल्डन टाइम था। फिर तुषार कपूर ने भी अपना सन 2001 में ही जो है बॉलीवुड डेब्यू किया, मुझे कुछ कहना है से, और उन्होंने भी जो है बॉलीवुड में कोशिश तो की वो नाम बनाने की। हालांकि गोलमाल की सीरीज़ में तुषार कपूर का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लगा। जो गोलमाल आई थी सन 2006 में, उसके लिए तुषार कपूर को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। बेसिकली तुषार कपूर एक अंडररेटेड एक्टर ज़रूर है, लेकिन वही वाली बात है कि वो नाम, वो पहचान जो फादर को मिली एज़ यूजुअल वो बेटा आगे नहीं लेके जा सका। लेकिन खैर फिर भी मैं कहूँगी कि तुषार कपूर ने जितना भी कमाया है वो शायद उतना एक्सपेक्ट भी तुषार से नहीं किया गया था। बिकॉज़ तुषार कपूर की जिस तरह से लुक्स था, जिस तरह से उसकी पर्सनालिटी थी, फिर भी तुषार कपूर ने काफ़ी सरवाइव तो किया ही है।
लेकिन अब तो वो पूरे तरीके से ज़्यादा कोई एक्टिंग में काम कर नहीं रहे हैं, और कोई ज़्यादा कोई अच्छी कोई उनको अब कोई ऐसी कोई प्रोजेक्ट मिला भी नहीं है। कुछ उन्होंने किया हो तो किया हो, बट इतना ज़्यादा अब वो फिल्मों में एक्टिव नहीं है। हाँ, अगर रोहित शेट्टी गोलमाल का कोई और सीक्वल लेकर आएंगे तो शायद हो सकता है तुषार कपूर आ जाएं। बट तुषार कपूर एक्टर अच्छे थे, लेकिन वही बात है कि मे बी अब देखिए ये लोगों की जो लाइफ होती है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत डार्क होती है, और फिर इनको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है। बहुत सारे इनके भी पछड़े होते हैं। बट जो भी लुक्स थी तुषार कपूर की, उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शायद क्रिटिसाइज़ भी किया कि बिकॉज़ एक तरफ उस दौर में अभिषेक बच्चन आ रहा है, लॉन्च हो चुका था, ऋतिक रोशन लॉन्च हो चुका था सन 2000 में ही, और इधर सन 2001 में जो है मुझे कुछ कहना है फिल्म आई थी जो करीना कपूर के साथ थी। तो बट लुक वाइज तो डेफिनेटली तुषार को इतने वो पॉइंट्स नहीं मिले थे, बट यस, तुषार कपूर एक्टिंग तो कर सकते हैं, डांस भी कर लेते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि उनको कोई वो वाले रोल नहीं मिले जो उनके राइवल्स को मिले। बट ठीक है, ये तो तुषार कपूर की एक छोटी सी मैंने बात कर दी। और ये जो फिल्म है इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा टची है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि एक माँ मरने के बाद भी अपनी औलाद के लिए वापस आती है और किस तरीके से अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करती है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि माँ की जो दुआएं होती हैं ना, वो उसके मरने के बाद भी अपनी औलाद के साथ रहती हैं। तो यहाँ तो पूरा का पूरा माँ का साया था जो अपनी औलाद के साथ रहा। और इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी थे, शक्ति कपूर भी थे, और जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म में अरुणा ईरानी थी, कादर खान थे, शालीना चड्ढा भी थी। शालीना चड्ढा वही हैं जिन्होंने हम आपके हैं कौन में सलमान खान को वो नमक वाला हलवा खिलाया था सूजी का, तो शायद आप लोगों को याद आ ही गया होगा। वो भी इस फिल्म में थी, वो भी एक ब्यूटी पैजेंट विनर रह चुकी हैं। और हम आपके हैं कौन तो फिल्म बहुत बाद में आई है, ये फिल्म तो पहले आई थी, तो इससे पता चलता है कि शालीना काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें हम आपके हैं कौन फिल्म मिली, लेकिन जो कामयाबी उनको हम आपके हैं कौन से मिली, फिर उसके बाद तो वो कामयाबी उन्हें मिली नहीं। हालांकि आज की तारीख में वो मैरिड हैं और उनका एक बच्चा भी है। तो खैर, ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ करनी थी। इस फिल्म में जितेंद्र और जया प्रदा जो होते हैं वो पति पत्नी होते हैं, लेकिन जितेंद्र की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक तरीके से आस्तीन के सांप होते हैं, जिनको अनवांटेडली या अनइंटेंशनली जो है, या भोलेपन में कह लो या कुछ भी कह लो, जितेंद्र ने अपने साथ में रखा हुआ होता है। और इसी की वजह से कहते हैं ना कि आस्तीन के सांप पालने ना बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, कब वो आकर आपको डंक मार दें। तो यहीं बस कुछ ऐसा ही जितेंद्र की लाइफ में चल रहा होता है, और जिसका जो फल है वो उसको मिलने के बजाय उसकी पत्नी को मिल जाता है, और जया प्रदा की हो जाती है डेथ, और छोटा सा उसका बच्चा होता है। और इसमें एक डॉगी भी होता है, एक मतलब आप कह सकते हैं एक पेट होता है, जो कि जितेंद्र और जया प्रदा ने पाला हुआ होता है, उनके घर पे रहता है। तो उसका क्या रोल रहता है, वो कितनी मदद करता है, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि जो जानवर होते हैं उनको भूत प्रेत दिखते हैं। तो यहाँ पर जो है इंसानों को तो जया प्रदा की रूह दिखती नहीं है, लेकिन उस जानवर को, उस मासूम को, उस बेजुबान को अपनी मालकिन दिख जाती है कि उसकी मालकिन आई है। तो वो भी बड़ा ही इमोशनल टचिंग मोमेंट है, आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी फिल्म इंटरेस्टिंग है, इमोशनल है, और आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि
जो आज के जो एक्टर्स हैं जो काफ़ी टाइम से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 60-60 साल की हो गई है और अभी भी हीरो बन के आ रहे हैं, आपको ये फिल्म देखने को भी ये लगेगा कि जितेंद्र साहब की भी एक अच्छी खासी एज हो गई थी, आपको एजिड लगेंगे इस फिल्म में। उसके बावजूद भी ये कोई आज का चलन नहीं है कि सलमान खान या शाहरुख खान या अक्षय कुमार, इनकी इतनी एज होने के बावजूद भी ये हीरो बन के आ रहे हैं। बल्कि ये दौर, ये टाइम तो बहुत सालों से है कि हीरो इतनी जल्दी रिटायर होते ही नहीं हैं। और इसमें जितेंद्र भी आपको काफ़ी उम्र दराज बड़े लग रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फिल्म में हीरो बने हुए हैं और जया प्रदा उनकी हीरोइन बनी हुई हैं। तो एक तरीके से ये भी आपको चलन देखने को मिलेगा। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि अब लोग इस पर बात करते हैं, पहले बात नहीं होती थी तो इसीलिए किसी को तकलीफ़ नहीं होती थी। अब बात होती है तो फिर तकलीफ़ होती है कि भाई बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि अब जो पब्लिक है, जो आज की जनरेशन है, वो वोकल है, वो अपने पॉइंट खुलकर रखती है, वो इमोशनल नहीं है। पहले के दौर में हम जिसको अपने बचपन में हीरो देख रहे होते हैं, तो हम जब बड़े हो जाते तो हम चाहते हैं कि भाई हम अपने बुढ़ापे तक उनको हीरो देखें। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन काफ़ी प्रैक्टिकल है। वो सोचती है कि भाई जिसको हमने अपने बचपन में हीरो देख लिया है, अब हमारी जवानी में हम उसको हीरो नहीं देख सकते। बुढ़ापा जब तक आएगा तो हमें एक और नया हीरो चाहिए। यानी कि वो इमोशनल फूल नहीं है। ठीक है ना, हम लोग इमोशनल फूल हुआ करते थे, या जो हमारे से भी पहले जो हमारे पेरेंट्स या मदर के जो साइड के जो हीरो हीरोइन हैं, उनके तरफ ये सोचा जाता था कि भाई हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो भी हम इनको हीरो ही मानेंगे और इनको एज अ हीरो ही देखेंगे और हम इनको हीरो ही एज अ वो कंसिडर करेंगे। लेकिन अब जो हमारी तो जनरेशन को छोड़ दो, लेकिन जो हमसे भी आगे वाली जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही इमोशनल नहीं है। हम लोग भी, जो हमारी जनरेशन है, हम लोगों में क्या है, हम प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं। लेकिन जो हमारे से आगे वाली जनरेशन है वो तो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है। तो ये डिफरेंस है। और जो हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी वो तो पूरी तरीके से इमोशनल थी। तो इसी वजह से जो है हीरो इतने टिक जाते थे। और अब के जो हीरो हैं, आई थिंक 10 साल भी अगर वो अपने करियर में टिक जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, सबके बॉलीवुड में जो करियर हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर ही आ गए हैं। और कईयों के तो करियर शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं और कईयों के तो करियर शुरू होते ही ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरीके से बॉलीवुड का पूरा हाल चल रहा है। तो बहरहाल ये जो फिल्म है ये आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं और मदर्स डे को बहुत अच्छे से चेरिश कर सकते हैं। क्योंकि वाकई एक माँ और एक बच्चे का जो एक बॉन्ड दिखाया है, एक जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही जगह देती है 9 महीने अपनी कोख में। एक तरीके से आप सोचिए कि 9 महीने एक जीव को अपनी कोख में रखना, उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ लीड करना, ये इतना आसान नहीं होता है। नॉर्मली हम किसी के यहाँ पर किराए पे रहते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं, और यहाँ पर हमारी माँ बिना किसी भाड़े के 9 महीने हमें अपनी कोख में दुनिया से आने से पहले रखती है और हमें सींचती है, अपना खून, अपना हर एक कतरा कतरा हमें देती है। तो तभी तो कहते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी को भगवान ने भगवान का दर्जा देने को कहा है तो वो माँ ही होती है। हम कितना भी अपनी माँ से लड़ ले, झगड़ ले, लेकिन माँ को देखे बगैर गुजारा चलता नहीं है। बात किए बगैर भी माँ से गुजारा होता नहीं। हम कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, हमें आपसे बात नहीं करनी है, लड़ ले, कुछ भी कह ले, लेकिन 2 मिनट माँ नज़र नहीं आती है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। ये माँ है ही ऐसी। इनफैक्ट माएँ भी बच्चों को 10 बातें सुना देंगी, लेकिन बच्चे को ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ होगी ना तो उसकी तकलीफ़ को आने से पहले ही समझ जाएंगी कि कुछ मेरे बच्चे के साथ में कुछ गलत होने वाला है। ऐसी भी माँओं के इंस्टिंक्ट होते हैं
कि उनको लगता है कि भाई मेरा बच्चा कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है, और वाकई पता चलता है जी बच्चे के साथ ये हादसा हो गया, या ऐसे ही ऐसा कई बार होता है कि बैठे बैठे माँ को बच्चा कहीं दूर नौकरी कर रहा है और एकदम से ख्याल आता है, अरे मेरा बच्चा ठीक तो है। मुझे ऐसे ही उसका ध्यान आ गया, वो ठीक तो है, और वाकई बच्चा मुसीबत में होता है। तो ये माँ का इंस्टिंक्ट होता है, ये माँ की रूह होती है जो बच्चे के साथ जुड़ी हुई होती है। और इस फिल्म में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि कैसे एक माँ की रूह अपने बच्चों की हिफाजत करती है, क्योंकि वो बच्चा छोटी सी उम्र में ही अनाथ हो जाता है और बाप बेचारा जो है वो सदमे में आ जाता है, और घर में जो है वो गलीज गुंडों का राज हो जाता है। तो कैसे एक माँ जो है मौत से लड़कर अपने औलाद के लिए वापस आती है, और कैसे अपने बच्चे को, अपने घर को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि एक औरत जब शादी करके अपने ससुराल आती है, यानी कि पति के घर में आती है ना, तो पति के घर में वो इतनी डे वन से ही अटैच्ड हो जाती है कि ये मेरे पति का घर है, मैं यहाँ डोली में बैठ के आई हूँ और अर्थी में बैठ के जाऊँगी, मैं बस यही एक औरत अपना लेकर आती है। पहले के ज़माने में तो ऐसे ही लेकर आती थी, आज का मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो उनका इतना डीप डाउन मोह होता है ना पति में, बच्चे में, कि उनकी कह सकते हैं ना रूह जुड़ी हुई होती है। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है एक तरीके से, जो एक औरत को कहते हैं ना कि औरत अगर किसी में एक बार अपना दिल लगा ले, अपना आत्मा, अपनी रूह किसी के साथ जोड़ ले, तो फिर वो छोड़ती नहीं है। तो वाकई ऐसा होता है। और यहाँ तो सवाल उसके बच्चे का था, तो एक औरत कैसे अपनी ममता के साथ में जो है गलत होते हुए देख सकती है। तो यही इस फिल्म की कहानी है, और तभी इस फिल्म का नाम रखा गया था माँ। तो खैर बस, अब और कुछ ज़्यादा मेरा इस फिल्म के बारे में बात करने को अब बचा नहीं है, और बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये फिल्म देखेंगे और मदर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल आप अगर अकेले में भी देखेंगे तो कोई ऐसा आपको कोई वो रूह नहीं कांपेगी आपकी, या आपको आपके दांत टिक 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 नहीं करेंगे डर के मारे। तो आप आराम से इस फिल्म को देख सकते हैं, ये कोई वो भूतिया टाइप की फिल्म नहीं है। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।